कि रेशियो लगा देता हूं मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं बासानी इस समस्या का हल निकाल सकता हूं। क्यों? मुझसे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑप्शंस देकर पूछा, इसका मतलब मुझे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और मेरे पास क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक बात तो यार आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे कि 1 ग्राम जो है वो 1000 मिलीग्राम के इक्वल होता है। समझे बात को? अब आप लोग मुझे बताएं कि अगर आप लोगों के पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन का हो तो उसमें उसका मास कितना होता है, 0.55 मिलीग्राम। ऐसा ही है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में अब मास देकर के क्या पूछे हुए मोल्स, तो आपने पहले इस मास ग्राम को मिलीग्राम के हवाले से लिखना है। कैसे होगा? अब देखें आप, अब ये 0.55 मिलीग्राम नहीं आएगा क्योंकि ये तो था 1 मोल। आपने इतने ग्राम के मोल फाइंड कर रहे हैं। रेशो बता रहा हूं, शॉर्टकट बता रहा हूं, सीखिएगा क्या करना है कि 0.55 ग्राम हटाकर इसकी जगह पे क्या लगा देना है, मिलीग्राम। ये ग्राम जो था ना, इसकी जगह पे क्या लगा देना है, मिलीग्राम। तो मुझे इनटू 1000 लिखना है और साथ ही मिलीग्राम लिख देना। अब इतने मास के मोल्स फाइंड करने हैं, ये आप लोगों के सामने मैंने रेशियो लगा दी। देखिए बेटा, 1 मोल इतने मिलीग्राम है। अगर इतने मिलीग्राम है तो कितने मोल है, क्योंकि मैंने ग्राम को किस में कन्वर्ट कर लिया, मिलीग्राम। 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। बल्ले बल्ले हो गई ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो मेरे पुत्रों, मसले ही हल ने। x विल बी इक्वल टू, अब देखो ये x वाली जो है ये डिवाइड होगी 0.55 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.55। मसाइल हल, 0.55 से 0.55 कैंसिल और रिजल्ट में आपके पास x यानी कि कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 1000। कितना आसान कर दिया यार, कितना आसान कर दिया है। और मैंने कहा कि ये रेशियो मेथड आप लोगों के लिए बेहद यूजफुल होंगे। मैं ये सारा कुछ यही स्लाइड के ऊपर इसलिए कर रहा हूं, देखिए मैं इसको पहले ऑलरेडी जो है वो प्री डिस्क्राइब भी कर सकता था, बट आई एम डूइंग ऑल माई कैलकुलेशन जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू विद दिस दस्ते मुबारक एंड पेन मुबारक, ताकि ये मुबारक लम्हात आप तक भी शिफ्ट हो और आपके हाथ भी मुबारक हाथों में शुमार किए जाने लगे। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ NO2 विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। बेहद आसान सवाल, फिर वही बात यहां पे लगाऊंगा फिर से रेशो, और रेशो बेहद होगी आसान। तो मुझे क्या कह देना चाहिए कि मोल्स ऑफ NO2 मुझे फाइंड आउट करने हैं और मास ऑफ ऑक्सीजन की मदद से करने हैं। तो बेटा NO2 को अगर आप मुलाहिजा फरमाए गौर से, तो इसका अगर 1 मोल हो तो NO2 क्या बता रहा है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है। आसान सा सवाल है, डायरेक्ट भी हो सकता है कि 16 ग्राम हाफ मोल हो जाएगा, लेकिन हम क्यों डायरेक्ट करें, हम मासूम बच्चों को भी तो शामिल करें। अगर 32 का हाफ 16 हुआ है तो 1 का भी तो हाफ कर दो, और 1 का हाफ करने पर 1/2 यानी कि 0.5 मोल आंसर होगा। ये बेहद आसान सवाल था जो आप लोगों का ठीक होगा। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2 ग्राम ऑफ नियॉन एट STP। आप लोगों को मैंने मोल मैप यूज करने का तरीका बताया हुआ और आप लोगों ने मोल मैप यहां पे डेफिनेटली यूज किया होगा, डेफिनेटली यूज किया होगा कि मास इज गिवन। तो बेटा यहीं पे देखो फटाफट करते हैं, 2 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 20, मल्टीप्लाई बाय क्या करना है मोलर वॉल्यूम, तो निकलना क्या है वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये था वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए मास ओवर मोलर मास करना है, तो 2 1s 2 10s are 20, तो 22 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली ये 22 की बजाय 2.24 बन जाएगा और आंसर आप लोगों के पास चार्ली आएगा। मुश्किल है नहीं, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कंटेन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। बेटा देखिए मास गिवन है, मास से पार्टिकल्स निकालने हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स निकालने हैं, यानी कि हाइड्रोजन एटम्स पता चलाने हैं। हाइड्रोजन एटम्स पता चलाने के लिए पहले मॉलिक्यूल्स निकालने होंगे, और मॉलिक्यूल्स मास से कैसे निकलते हैं। मोल मैप तुम लोगों को बताता है कि मास 180 ग्राम ओवर मोलर मास 180 ग्राम, तो ये तो सीधा सीधा 1 मोल आ गया। और अगर 1 मोल के अंदर पार्टिकल्स देखें तो 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स आ गए। अब मुझे चाहिए हाइड्रोजन एटम्स। ग्लूकोज का फॉर्मूला कहता है C6H12O6, तो ये रहे
12 हाइड्रोजन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स शुड बी मल्टीप्लाई बाय 12, तो आप लोगों के पास हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे। अब आप खुद फैसला कर लें, 12 6 आर 72, तो 72 इंटू 10⁻23 केड़ा कैलकुलेटर चाहिए थे मैंने भी तो दसो। तो ये पॉइंट अगर इधर आ जाता है तो ऑफकोर्स ये 23 की बजाय 24 हो जाएगा और आंसर क्या बन जाएगा, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। Which one of the following element has 9 isotopes cadmium? Oh my God! ये सवाल ठीक करने के बाद आपकी कलाबाजी तो नहीं लगी खुशी के मारे? शुक्र है हमें कोई तो सवाल आता था। कैडमियम के 9 आइसोटोप्स हैं। ये आप लोगों को नंबर ऑफ आइसोटोप्स याद रखना है। इसी तरह आप लोगों ने लेड के, कैल्शियम के और टिन वगैरह के आइसोटोप्स की तादाद भी आपकी बॉक्स में लिखी हुई आप याद कर सकते हैं। Which one of the following will form single peak in mass spectrograph? जिसका एक आइसोटोप होता है, मीन टू से सिर्फ एक मैस नंबर एग्जिस्ट करता है, उनका कोई और मैस नंबर या न्यूक्लियर नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, तो मोनो आइसोटोप भी कहलाते हैं। और ये ज्यादातर और एटॉमिक नंबर और मैस नंबर वाले होते हैं, इनके अंदर आ जाएगा आयोडीन भी, आर्सेनिक भी और फ्लोरीन, और आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। और ये अल्फा ऑप्शन नहीं था, डेल्टा था। हमारे सिस्टम, मैंने कहा ना जैसे हमारे सिस्टम में ये चीजें शो हुई, मैंने ऐसा इस तरह इनका स्क्रीनशॉट लेके आपके साथ शेयर किया। बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग कि यूएचएस भी अगर ऑनलाइन टेस्ट लेता है तो वो इसी फॉर्मेट के अंदर जो है वो आप लोगों से एमसीक्यूज पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल? जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स है उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ये बात याद रख लीजिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखें, आप यहीं से फैसला कर सकते हैं कि सर हमने ना यहीं से जज कर लिया था कि 16/18 1 मोल नहीं होता, 16/44 1 मोल नहीं होता, 16/32 1 मोल नहीं होता, 16/16 मैस ओवर मोलर मैस 1 मोल होता। तो इसका मतलब है जिसके मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा। ये सवाल भी बड़ा मजे का है। 20 मोल्स ईच ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म MgO, द अमाउंट ऑफ MgO फॉर्म विल बी, वही लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, वही बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए होगी, उसी तरह रेशियो लगेगी, वही सिनेरियो होगा। देखे जरा, Mg + O2 MgO बैलेंस करना है, ये कर दिया मैंने आप लोगों के सामने। अब मोल्स की रेशो लगाओ, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा वही अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट कंट्रोल करता है। तो मुझे ये इक्वेशन बताती है कि मैग्नीशियम के 2 मोल्स हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 मोल्स बनते हैं, और अगर इसके 20 होंगे तो इसके भी कितने बनेंगे, 20। ये तो था मैग्नीशियम का रेशो। अब आपको देखो मैं टाइम सेव करने का टेक्निक बता रहा हूँ। ऑक्सीजन का देखो, 1 मोल हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 मोल्स बनते हैं, और क्वेश्चन में इसके भी 20 मोल्स हैं, तो 20 × 2 के साथ ये मेरे पास कितने बन गए, 40 मोल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्रेटर मोल्स हैं, ये लेसर मोल्स हैं। लेसर मोल इज द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड दस यू कैन से मैग्नीशियम इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, और ये आ गए मैग्नीशियम के मोल्स। अब उसने अमाउंट पूछी है। देखिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ है मोल्स होते हैं मैस ओवर मोलर मैस, तो यहाँ से मैस किसके इक्वल होगा, मोल्स इंटू मोलर मैस। तो क्या करूँ, 20 इंटू मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोलर मैस चाहिए, मैग्नीशियम का सब जानते हैं 24, ऑक्सीजन का 16 मिला लें तो ये बन जाता है 40। तो 20 इंटू 40 करें, 4 2 ज़ार 8, तो ये रहा आप लोगों के पास 800। आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पीक्स ऑब्टेन्ड इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। जितनी पीक्स हैं इसका मतलब उतने आइसोटोप्स हैं। बेटे बहुत आसान सवाल था, आगे चलते हैं। आप कहेंगे सर बाकी ऑप्शन बेटा देखिए, रिलेटिव अबंडेंस हाइट ऑफ द पीक बताती है, चार्ज ऑन द आइसोटोप जो है ये भी हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वगैरह से पता चलता है। मैस ऑफ द आइसोटोप्स जो है ये अगर आप लोग देखें तो इसको लोकेशन ऑफ द पीक से जो है वो पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ बेटे। क्वेश्चन नंबर 12 ये काफ़ी दफ़ा आप लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, मुख्तलिफ बुक्स के अंदर भी ये क्वेश्चन मौजूद है, और एक आसान और सिंपल क्वेश्चन है। आइए ज़रा इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए। 2 मोल्स ऑफ H2S, बेटा मैंने लिमिटिंग रिएक्टेंट को बहुत रगड़ा दिया है इस टेस्ट के अंदर, ताकि कम से कम मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस और क्यूरीज आ ही लिमिटिंग रिएक्टेंट की रही थी। लाइव सेशन में भी तुम लोगों ने ढेर सारे लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्वेश्चन पूछे थे, तो मैंने मोस्टली टेस्ट के अंदर दिए लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसकी भी आपको टेक्निक बताता हूँ जनाब। वही बात है, बैलेंस इक्वेशन आपके पास मौजूद है। बैलेंस इक्वेशन कहती है कि अगर SO2 के 2 मोल्स हों तो सल्फर के 3 मोल्स प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन के चलते हैं, क्वेश्चन में देखें तो SO2 का वॉल्यूम दिया हुआ 11.2 dm³ एट STP। इसका मतलब है 11.2 dm³ क्या होगा, 11.2 अगर मोलर वॉल्यूम 22.414 से डिवाइड हो, आप लोग जैसा कि जानते हैं
तो ये हाफ मोल होता है। कितने मोल बनता है? हाफ मोल। अब अगर 2 ने हमारे पास 3 प्रोड्यूस करना है तो यहीं पर फैसला कर लेते हैं कि 11.2 डेसीमीटर क्यूब का मतलब ये यहाँ पे आप कहेंगे सर ये थोड़ी सी आपने मिस्टेक कर दी है। जी बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं। मैं इसको H2S के 2 मोल्स हैं, इसके सल्फर डाइऑक्साइड के बेटे 1 मोल है। ठीक है, मैंने इसको फ़ौरन से ओवरव्यू किया और मैंने इसको जज कर लिया। तो 1 मोल से 3 मोल सल्फर प्रोड्यूस होती है, तो हाफ मोल से कितनी प्रोड्यूस होगी? 1 का हाफ किया तो 3 का भी हाफ कर दो, तो 3/2 अगर हम कर देते हैं तो ये बन जाता है मेरे पास 1.5। ये आपको मिल रहा है सल्फर किससे? सल्फर डाइऑक्साइड से, बाय यूजिंग दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कहीं पे लाइन लगा देता हूँ, H2S से पूछता हूँ। अब इसके 2 मोल्स हैं यहाँ पे, तो H2S के 2 मोल्स सल्फर के 3 मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। नाउ माय क्वेश्चन सेज कि अगर H2S के 2 मोल्स हो तो कितने सल्फर प्रोड्यूस? देखें तो ऑटोमेटिकली सी बात है 3 मोल्स ऑफ सल्फर प्रोड्यूस हो गए, इसकी फर्दर रेशियो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये 1.5 है, ये 3 है, ये लेस क्वांटिटी है, ये एक्चुअल क्वांटिटी है, ये एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा? सल्फर डाइऑक्साइड, और एक्चुअल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट भी वही होगी 1.5। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ता हूँ। Which isotope needs strongest magnetic field for equal deflection? सोचो सोचो सोचो, मेरा लेक्चर अगर सुना है तो उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। आइए मैं अपने स्टूडेंट्स को उसी लेक्चर में वापस ले चलता हूं। ये रहा वो प्लेन जिस पर कैटाइंस आ रहे थे, और ये रही उन कैटाइंस की डिफ्लेक्शन। अब आप लोगों के पास ये कम, ये ज़्यादा और ये उससे भी ज़्यादा, फॉर एग्जांपल वही 20, 21, 22 की बात हम लोग कर रहे हैं। अब वो कहता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। इसका मतलब क्या है कि डिफ्लेक्शन ज़्यादा करवानी है। डिफ्लेक्शन किसकी ज़्यादा करवानी है? डेफिनेटली हमेशा वही कम डिफ्लेक्ट होता है जिसका साइज़ या मैस ज़्यादा होता है। अगर आपको मेरा लेक्चर याद हो तो मैंने डिफ्लेक्शन का मैस या साइज के साथ क्या रिलेशनशिप बताया था? इनवर्स। ठीक है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का भी यही था। तो अब देखो 22 वाले को ज़्यादा डिफ्लेक्ट करवाना होगा ताकि इसकी डिफ्लेक्शन 21 और 22 वाले के बराबर हो जाए। तो जब ज़्यादा डिफ्लेक्शन करवानी होगी तो इसकी चार्ज डेंसिटी तो कम है। अब हम या तो इसकी चार्ज डेंसिटी बढ़ा दें, इस पर चार्ज बढ़ा दें, या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दें। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाकर इसकी डिफ्लेक्शन भी 20 वाले के बराबर कर सकता हूं, लेकिन मुझे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी पड़ेगी। तो इसका मतलब है नियॉन 22 आंसर बनेगा। फॉर इक्वल डिफ्लेक्शन जो सबसे ग्रेटर मैस वाला होता है आइसोटोप, उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है, क्योंकि उसकी डिफ्लेक्शन ऑलरेडी क्या हो रही है? कम हो रही है। मुझे पता है तुम लोगों को समझ आ रही है, क्योंकि आप लोगों के चेहरे पे आने वाली मुस्कुराहट ये सब कुछ बताती है कि सर ओके हो गया, डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, 0.5 मोल ऑफ मीथेन एंड 0.5 मोल ऑफ अमोनिया गैस विल हैव इक्वल। यार देखो जरा गौर करो, वॉल्यूम किसी सूरत में इक्वल नहीं हो सकता। कुछ बच्चों ने जल्दबाजी में वॉल्यूम लगा दिया होगा, उनके ज़हन में एवोगैड्रो लॉ चल रहा होगा कि इक्वल मोल्स विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ द मोल्स एंड द मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल्यूम। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए कंडीशंस हैं। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस होती तो फिर मैं वॉल्यूम को भी सिलेक्ट कर सकता था। अब देखिए 0.5 मोल इसका मीथेन का 8 ग्राम बनता है, और 0.5 मोल अमोनिया का अगर देखें तो 17 का हाफ करें तो 8.5 ग्राम बनता है। तो इसका मतलब मैस बराबर नहीं है, STP नहीं तो वॉल्यूम भी बराबर नहीं है, एटम्स भी बराबर नहीं है, क्योंकि ये 5 एटम्स पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल है, ये 4 एटम्स पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल है। तो सिर्फ एक ही चीज़ आ सकती है इक्वल, कि अगर मोल 0.5 है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल सिर्फ क्या होंगे? सेम होंगे। तो मैंने बता दिया ना एटम्स बराबर, ना मैस बराबर, ना वॉल्यूम बराबर। क्यों क्यों नहीं बराबर वो भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 15, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रट्टा क्वेश्चन है, रट्टा लगा लें एक दफ़ा, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फिर वही बात, मैं इसको सिर्फ उन बच्चों के लिए यहाँ पे सॉर्ट आउट कर रहा हूँ जिनको नहीं आइडिया। मैं कह देता हूँ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है 1.602 10⁻⁻19 कूलम, और अगर एवोगाड्रो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो तो उन पर चार्ज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आप लोगों के सामने
1.602 10⁻⁻19 को मल्टीप्लाई करना है 6.02 10⁻23 के साथ और ये 96,548 कूलम के करीब आता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 फैराडे के इक्वल कंसिडर किया जाता है। ठीक है जी। तो अब आप लोग यहाँ पे ज़हन में रख लीजिएगा कि ये आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि कैपेसिटेंस का यूनिट है, ये तो नहीं बेटा, चार्ज को फैराडे के अंदर जो है वो हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं और ये इतने कूलम के इक्वल है। ये फैराडे के लॉ के अंदर पड़ा था बचपन में जब आप छोटे होते थे, रोटी को चोची और पानी को मम मम कहा करते थे। ठीक है। एनीहाउ